मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA फाइनल ईयर ऑनर्स के पेपर पश्चिमी राजनीतिक विचारक के द्वितीय अध्याय अरस्तू का अध्ययन कराऊंगा। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तू से ही आरंभ हुआ। यद्यपि अरस्तू से पहले प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, परंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित था। वह अपने कल्पना लोक में ही खोया रहता था और प्लेटो वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखता था। प्लेटो की पद्धति भी निगमनात्मक थी और वह केवल इस बात पर विचार करता था कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। यथार्थ राजनीति स्थिति से उसे कोई मतलब नहीं था। ऐसी स्थिति में हम प्लेटो को कलाकार, कवि या दार्शनिक ही कह सकते हैं। विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने वाला वैज्ञानिक नहीं कह सकते। राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करने का काम अरस्तू के द्वारा ही किया गया। इसलिए अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जो हम निम्न कारणों से या निम्न आधारों के आधार पर उसे सिद्ध कर सकते हैं। नंबर 1, विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने से पहले अरस्तू के द्वारा अपने समय की सभी राजनीतिक संस्थाओं का पूर्ण अध्ययन किया गया। उसके द्वारा क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप में तथ्य एकत्रित किए गए। ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिक्स की रचना से पहले अरस्तू ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उसे यूनानी जगत की राजनीतिक संस्थाओं का ज्ञान कोश समझा जाता था। उसे इतिहास का भी बहुत ज्ञान था और उसने अपने इस संपूर्ण ज्ञान के आधार पर राजनीति विज्ञान को नई दिशाएं प्रदान की। उसका अध्ययन स्वयं द्वारा संग्रहित तथ्यों पर आधारित होने के कारण उसे प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा जाता है। दूसरा कारण, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना। प्लेटो के राजनीतिक विचारों में राजनीति और नीति एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित हैं और राजनीति नीति शास्त्र का एक उपविभाग बनकर रह गया था। प्लेटो ने अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में राजनीति को उसका उचित महत्व प्रदान नहीं किया और राजनीति का प्रतिपादन करते हुए भी उसकी दृष्टि हमेशा नीति पर ही टिकी रहती थी। अरस्तू ने राजनीति और नीति को एक दूसरे से अलग करके राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान की है और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान सही रूप में अरस्तू से ही आरंभ होता है। इसलिए डनिंग कहते हैं कि राजनीति सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तू का सर्वप्रमुख महत्व इस तथ्य में है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। अरस्तू राजनीति विज्ञान को न केवल एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप बल्कि सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करता है। वह नीति शास्त्र को व्यक्तिगत भलाई का शास्त्र और अर्थशास्त्र को घरेलू भलाई का शास्त्र कहता है। लेकिन राजनीति शास्त्र के संबंध में अरस्तू का कथन है कि यह समस्त मानव जीवन के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र या सर्वोच्च विज्ञान है। तीसरी बात है यथार्थवादी विचारक। अरस्तू पहला विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। उसका एक अपूर्ण गुण संयम या संतुलन का तत्व है। उसने सदैव ही अतिशयोक्ति से बचते हुए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। इसलिए कैटलिन कहते हैं कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तू सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। अपनी यथार्थवादिता के कारण ही अरस्तू संपत्ति के साम्यवाद
प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद या प्लेटो के दार्शनिक राजा के शासन जैसी धारणाओं का प्रतिपादन नहीं करता, बल्कि उसका विचार है कि संपूर्ण जनता के हित में जनता पर केवल आवश्यक नियंत्रण ही लगाए जाने चाहिए। दार्शनिक राजा के शासन के स्थान पर वह जनसाधारण की बुद्धि और विवेक में विश्वास करता है। चौथी बात जो उसे राजनीति विज्ञान का जनक बनाती है वह है उसकी वैज्ञानिक पद्धति, आगमनात्मक और तुलनात्मक। कुछ लेखकों का विचार है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक कहने का सबसे प्रमुख कारण उसके द्वारा आगमनात्मक और तुलनात्मक रूपों में अपनाई गई वैज्ञानिक पद्धति है। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिकस की रचना से पहले 158 संविधानों और शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण किया। उसके इस शासन व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक रूप और विद्यमान स्वरूप का अध्ययन करने तथा संपूर्ण तथ्यों की तुलना करने के बाद वैज्ञानिक पद्धति अपनाने वाला वह प्रथम विचारक था। पांचवी बात है कि राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। अरस्तु पहला पश्चिमी राजनीतिक विचारक है जिसने क्रमबद्ध रूप से राज्य का पूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया है। राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता, क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है। ये सभी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के चिंतन के विषय हैं और इन विषयों का इतना क्रमबद्ध विवेचन प्लेटो के दर्शन में भी नहीं मिलता। यद्यपि अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही था, लेकिन फिर भी उसके द्वारा की गई कुछ विषयों की विवेचना प्राय आधुनिकतम है। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। इस उक्ति की औपचारिक अभिव्यक्ति अरस्तु ने ही की थी और यह वाक्य राजनीति के इतिहास में सदा एक स्वयं सिद्ध के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। राज्य की इतनी पूर्ण व्याख्या प्राचीन और मध्यकाल में शायद किसी ने नहीं की। सरकार के अंगों का निरूपण, छठी बात है जो उसने सरकार के अंग बताए हैं। अरस्तु ने सरकार के 3 अंगों नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया है। ये अंग चाहे भले ही आधुनिक जो अब हम सरकार के 3 अंग मानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से बिल्कुल अलग हों या उसके अनुकूल अनुरूप ना हो, पर बहुत कुछ उनके समान ही हैं। अरस्तु की यह खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा बनी। अरस्तु ने प्रत्येक अंग के गठन, उसके कार्य क्षेत्र और उसकी शक्तियों का अलग अलग वर्णन किया है और बीज रूप में आधुनिक सरकार की आकृति अंकित की है। इसे अरस्तु की बहुत बड़ी दूरदर्शिता ही कहा जा सकता है। 7वीं बात है जो उसे राजनीतिक विज्ञान का जनक बनाती है वह है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया है। वह सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है, जबकि प्लेटो सर्वोच्चतम व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है। अरस्तु का विश्वास विधि के शासन में है। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता में उनका विश्वास उसकी ऐसी धारणाएं हैं जिसके आधार पर उसे संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के विषय में जो विचार व्यक्त किए हैं
बोधा, ग्रोशियस, बेंथम, हॉब्स, ऑस्टिन और लास्की ने उन्हें अपनाकर ही वैधानिक संप्रभुता की व्याख्या की है। संप्रभुता के बारे में आधुनिक राजनीति अवश्य ही अरस्तु का बहुत अधिक ऋणी है। 8वीं बात है राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना। अरस्तु राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम विचारक है। उसने उन मूलभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया है कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करने वाला होता है, करने में निर्णायकारी तत्व होता है। व्यक्तियों का व्यवसाय उनकी राजनीतिक योग्यता और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है और क्रांतियों का मूल कारण संपन्न और निर्धन वर्ग के बीच संघर्ष होता है। अर्थव्यवस्था के अनेक पक्षों का विस्तृत अध्ययन करते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि यदि संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक हो तो राज्य की समस्याएं सरलता से हल हो सकती हैं। अरस्तु ने यह सिद्ध किया कि राज्य में जब तक एक सुदृढ़ एवं विशाल मध्यम वर्ग नहीं बन जाता तब तक राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। यदि हम उपयुक्त सभी तत्वों पर सामूहिक रूप से विचार करें तो हम पाएंगे कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा है। तो ये चीज़ें हमने आपने देखी कि ये जो 8 पॉइंट हैं जो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक बनाते हैं, ये पढ़कर या इनको समझकर हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने जहाँ आदर्शवाद को अपनाया, उसने निगमनात्मक पद्धति को अपनाया, उसने विषय के प्रति नैतिक दृष्टिकोण रखा, राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग नहीं किया और राज्य को एक दार्शनिक शासकों का राज्य माना, सरकार के अंगों को अभी उन्होंने निरूपण नहीं किया। ये सब चीज़ें अरस्तु को प्लेटो से अलग करती हैं और जहाँ प्लेटो को नीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है, वहीं अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कह सकते हैं। और ये इसमें 8 पॉइंटों से ये बातें सिद्ध होती हैं। और अरस्तु ने जब अपनी रचना पॉलिटिक्स की रचना की, उसे लिखा, तो उससे पहले उसने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक और गहन अध्ययन किया। तब उनमें से अच्छी चीज़ों को, सकारात्मक चीज़ों को ग्रहण करके नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर अपनी रचना लिखी, जिसमें उसने यथार्थवाद अपनाया और आगमनात्मक पद्धति अपनाई, तुलनात्मक पद्धति अपनाई। इतिहास का भी उसे अत्यंत गहन ज्ञान था, इसलिए ऐतिहासिक पद्धतियों के माध्यम से उसने पुरानी राजनीति संस्थाओं को समझा और सरकार के 3 अंगों का फिर उसने निरूपण किया। यद्यपि वो आज जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अनुरूप नहीं थे, लेकिन फिर भी वो नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक रूप में काम करते थे। तीनों अंगों को उसने अलग बनाया। ये सब चीज़ें उसे, और कानून की सबसे बड़ी बात है कि उसने कानून की सर्वोच्चता की बात कही है। जहाँ प्लेटो दार्शनिक राजाओं के शासन को सर्वोच्च मानता है, वहाँ पर अरस्तु कहता है कानून सर्वोच्च है, उसके अधीन ही राजा है, चाहे जनता है, सब उसके अधीन है। जो आगे जाकर बोधा, ग्रोशियस, बेंथम, ऑस्टिन, हॉब, लॉस्की ने जिसे वैधानिक संप्रभुता कहा, उसकी नींव उसी समय
उसने रख दी थी। तो अब हमने देखा कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। थैंक्स।